Good morning, children. Today we are going to start the chapter 25, Parliamentary Government and the Executive. Okay, this is the next chapter of civics. In the last chapter of civics, we studied about the role of constitution. है ना? In that chapter we studied about the constitution, how the constitution made, and about fundamental rights, fundamental duties, about social evils, and etc. In this chapter we will study about the parliamentary government, okay, and executive, the form of government इन इंडिया. हमारे देश में जो गवर्नमेंट की फॉर्म है, किस तरह से हमारे देश की गवर्नमेंट काम करती है. इतना बड़ा जो हमारा वास्ट कंट्री है, इतनी जो डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, लैंग्वेज को, रिलीजन को, कस्टम्स को लेकर के, है ना. तो यहाँ पर सिंगल गवर्नमेंट, एक जो गवर्नमेंट है हमारे देश में, सिंगल गवर्नमेंट कैसे एडमिनिस्टर करती है पूरी कंट्री को इतनी स्मूथली, है ना. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हमारा देश जो है भारत, एक बहुत बड़ा देश है. यहाँ पर लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम्स की डाइवर्सिटी है ना. रिलीजन भी बहुत, हर जो रीजन है देश का, वो बहुत, हर क्षेत्र जो है हमारे देश का बहुत डिस्टिंक्ट है, बहुत फैला हुआ है ना. तो एक सिंगल गवर्नमेंट पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाए, ये तो पॉसिबल नहीं है. इससे जो हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्मूथली रन नहीं कर सकता, है ना. तो अगर एक गवर्नमेंट होगी तो वो कैसे चला पाएगी. इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने टू गवर्नमेंट्स प्रोवाइड कराई हैं, एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंट्रल लेवल. तो ये जो अरेंजमेंट है इसे हम क्या बोलते हैं? फेडरल सिस्टम. Okay, the division of government between center and state is known as federal system. तो इस चैप्टर में हम इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे और जो इंडिया की हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो इंडियन डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. पार्लियामेंट एक फ्रेंच वर्ड है जो पार्ले से बना है, जिसका मतलब होता है स्पीच, टॉक, कॉन्वर्जेशन, डिबेट. ठीक है. एंड द सफिक्स मेंट, और मेंट का मतलब क्या होता है? डिवोट्स, रिजल्ट, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ऑफ एक्शन. ओके, तो पार्लियामेंट क्या है? एक सुप्रीम रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी है जिसे लोगों ने बनाई हुई है. ओके, ये लोगों के द्वारा चुनी हुई रिप्रेजेंटेटिव, सुप्रीम रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी है जो कंट्री को चलाती है. ये हाईएस्ट लेजिस्लेटिव ऑर्गन है. ठीक है. इट इज़ द नेशनल फोरम फॉर द पब्लिक ओपिनियन. ये एक नेशनल फोरम है, एक राष्ट्रीय, आप कह सकते हैं एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर हर व्यक्ति अपना ओपिनियन रखता है. ठीक है. इंडियन पार्लियामेंट जो है इसमें प्रेसिडेंट है, राज्यसभा और लोकसभा कंसिस्ट है. ठीक है. जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे क्रिएट किया था, जो 1950 में इफेक्ट में आया. हमारे देश का जो पार्लियामेंट है वो सेंटर और फोकस है पॉलिटिकल सिस्टम के लिए. ओके, द पार्लियामेंट इनेबल्स द सिटीजन ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल गवर्नमेंट. पार्लियामेंट जो है देश में रहने वाले हर सिटीज़न को, कंट्री में रहने वाले हर सिटीज़न को कंट्री की गवर्नमेंट रनिंग के लिए डिसीज़न मेकिंग में और कंट्रोलिंग में पार्टिसिपेशन देता है. तो इसमें क्योंकि ये लोगों ने इसे बनाया है इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. Now we will study that why did India choose parliamentary form of government. हमारे देश में parliamentary form of government ही क्यों चुनी गई? कुछ लोग जो हैं ये इससे बहुत हैरान होते हैं ये सोच करके कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही क्यों चुनी गई इंडिया के लिए, है ना. आप भी ये सोचोगे. कई सारे रीजंस हैं इसके पीछे कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों चुनी गई है, जिनमें से ये दिया गया है, कुछ रीजंस इसमें बताए गए हैं.
हमारी कंट्री में लगभग 300 ईयर से भी ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने रूल किया। इनका जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था वो पार्लियामेंट्री सिस्टम पर ही बेस्ड था ब्रिटिशर्स का। जो फ्रेमर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो जानते थे यहाँ की वर्किंग के बारे में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी वो पार्लियामेंट्री सिस्टम पर बेस्ड होगी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है वो भी लेजिस्लेटर का ही एक पार्ट होता है। इससे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं डिफरेंट लेवल्स में डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में, तो वो चांसेस कम हो जाते हैं, है ना। आपने पहले पढ़ा है कि 3 लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, है ना। तो ये तीनों लेवल के बीच में सामंजस्य बना रहे, इसके लिए पार्लियामेंट बनाई जाती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंडिया जैसी वास्ट कंट्रीज़ के लिए सुटेबल होती है और सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी की वाइड रेंज को ये कंट्रोल करने में सक्षम होती है। साथ ही ये म्यूचुअल हार्मनी और कॉपरेशन को एनकरेज करती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर के बीच में, और इंश्योर करती है इनके एफिशिएंट वर्किंग की, अच्छा काम ये कर पाएँ, जो है सही निर्णय ले पाएँ, इसके लिए इंश्योर करती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ज़्यादा इलास्टिक और फ्लेक्सिबल है इन द कंपैरिजन ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इसमें एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंटली चुना जाता है लेजिस्लेटर के थ्रू। सो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर में, है ना। तो दिस इज़ नॉट द केस विद, लेकिन ऐसा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता है। और जो दूसरे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं, है ना, जिनमें 3 ऑर्गन्स कंप्राइज हैं। ये जो 3 ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से मैं आपको बता चुकी हूँ, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो हम इनके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेटर के बारे में पढ़ना है, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है। सेंट्रल लेजिस्लेटर एक बाइकामेरल बॉडी है जिसमें 2 हाउसेस होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। तो सबसे पहले हम लोअर हाउस लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा जो है सेंट्रल लेजिस्लेटर जो है, लोअर हाउस जो है वो क्या कहलाता है, लोकसभा कहलाता है। कैसे बनती है लोकसभा? इसमें लोकसभा जो है इसमें पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कंट्री के हर पार्ट से चुने जाते हैं। जो मैक्सिमम नंबर है लोकसभा के मेंबर्स की वो कितनी होती है, 550। ठीक है। 550 मेंबर्स में से 530 डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं हर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और बाकी के जो मेंबर्स हैं वो यूनियन टेरिटरीज से इलेक्ट किए जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स का जो नंबर है वो यूनियन फॉर्म करता है। टेरिटरीज जो हैं 25 से ज़्यादा हो सकती हैं। जो 2 मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाकी के जो 2 मेंबर्स हैं उसे हमारे देश के राष्ट्रपति चुनते हैं। ठीक है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन से। प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के 545 मेंबर्स हैं, जिनमें से 543 इलेक्टेड होते हैं और 2 नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट। ओके। तो ये लोकसभा का कॉम्पोजिशन है, इस तरह से लोकसभा बनाई जाती है। तो कितने टोटल मेंबर्स हैं आज के समय पर? 545 मेंबर्स हैं, जिनमें 543 इलेक्ट किए जाते हैं हर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और 2 प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट किए जाते हैं। टेन्योर जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो जनरली 5 इयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जो भी कैंडिडेट है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए वो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। 25 इयर्स से कम एज उसकी नहीं होनी चाहिए। ही शुड नॉट बी एन इंसॉल्वेंट, है ना। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि वो भारत में ही घुला मिला हो, वो कहीं बाहर का ना हो। ही शुड नॉट बी अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, है ना। प्रोक्लेम ऑफेंडर का मतलब कोई क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, उस पर कोई क्राइम का केस नहीं चल रहा हो, है ना। ही शुड नॉट बी होल्डिंग एन ऑफिस प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंडर में किसी ऐसे ऑफिस में वो ना काम करता हो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई ऑफिस का वर्क है और कोई इम्पोर्टेंट पोस्ट पर वो नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट के।
हिज नेम शुड बी देयर इन द इलेक्टोरल रोल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। वो कंट्री के किसी भी पार्ट में उसका नाम इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशंस हैं जो लोकसभा मेंबर बनने के लिए एसेंशियल होती हैं। देन इलेक्शन एंड वर्किंग। लोकसभा मेंबर का इलेक्शन या चुनाव कैसे किया जाता है? लोकसभा जो है नॉर्मली 5 ईयर्स के पीरियड के लिए इलेक्ट की जाती है, लेकिन इसे प्रेसिडेंट अगर चाहे तो 5 ईयर से पहले भी डिसॉल्व कर सकता है एक स्पेसिफिक पीरियड में, स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में। इमरजेंसी की सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। इसकी जो लाइफ है वो 6 मंथ के लिए एक्सटेंड भी की जा सकती है, अगर ज़रूरी है तो 6 मंथ के लिए बढ़ाया भी जा सकता है इसको, और एबनॉर्मल कंडीशंस में इसे 3 ईयर्स के पीरियड के लिए भी बढ़ा सकते हैं। तो लोकसभा मेंबर को चुनने के लिए जो है पूरे देश को, पूरी कंट्री को कॉन्स्टिटेंसीज में डिवाइड किया जाता है। हर कॉन्स्टिटेंसी से जो है कई लाख लोग जुड़े होते हैं। हर एडल्ट सिटीजन जो 18 ईयर्स से ज़्यादा का होता है उसे अपने मेंबर को इलेक्ट करने का अधिकार होता है, लोकसभा के मेंबर को चुनने का अधिकार होता है, जिसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहा जाता है। इलेक्शन के बाद, पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद जो हर रिप्रेजेंटेटिव होता है, मेंबर होता है, जो हर कॉन्स्टिट्यूंसी से चुना जाता है ना, वो शपथ लेते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि वो हमेशा अपने भारत के संविधान के लिए लॉयल रहेंगे। ठीक है। द स्पीकर, जितने भी मेंबर्स हैं लोकसभा के, वो सब मिलकर के एक ऐसे मेंबर को अपने में से चुनते हैं जो स्पीकर बनता है लोकसभा का। तो जो स्पीकर है वो लोकसभा की मीटिंग्स को प्रिसाइड करता है और हाउस में ऑर्डर मेंटेन रखता है, लोकसभा में ऑर्डर मेंटेन रखता है। स्पीकर डिसाइड करता है कि कौन बोलेगा और कितनी देर बोलेगा। जो रेजोल्यूशन हैं और बिल्स हैं जो लोकसभा में आते हैं वो स्पीकर के परमिशन के बाद ही लाए जाते हैं। ठीक है। स्पीकर जो है वो जॉइंट सेशन भी ले सकता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों का। स्पीकर ही डिसाइड करता है कि कोई जो बिल है, एक पर्टिकुलर जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं है। इन द केस ऑफ डेडलॉक द स्पीकर हैज़ अ कास्टिंग वोट। अगर ऐसी स्थिति आती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डिसाइड नहीं कर पाता है, तो स्पीकर जो है वोट कास्ट करता है और वो जो मेंबर हैं हाउस के, उनके बैड बिहेवियर के कारण उन्हें सस्पेंड भी कर सकते हैं लोकसभा से, और साथ ही वह पार्लियामेंट्री कमेटी और गाइड्स, अपने वर्क की गाइड्स के लिए वो उन्हें अपॉइंट भी कर सकते हैं। ही कैन एडजर्न द हाउस इफ लैक्स quorum। अगर उसे लगता है कि हाउस में स्थिति खराब हो रही, कंडीशन बिगड़ रही है, तो वो एडजर्न भी कर सकता है हाउस लोकसभा के मीटिंग को। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंबर्स के थ्रू क्वेश्चन आवर में, उसको सबसे पहले उन्हें स्पीकर से अप्रूवल उसके लिए लेना पड़ता है। जो स्पीकर है वो लोकसभा में बहुत वाइड रेंज की फंक्शंस को परफॉर्म करता है। बहुत बड़ा, मतलब उसका एक हिस्सा होता है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कह सकते हो, या फिर उसके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं। लोकसभा के जो मेंबर हैं वो अपने में से एक डिप्टी स्पीकर को भी चुनते हैं। डिप्टी स्पीकर जो होता है वो उतना ही एक्टिव रहता है जितना कि स्पीकर, लेकिन तब जब स्पीकर एब्सेंट हो तब। ओके। देन राज्यसभा, ये लोकसभा हमने पढ़ा, लोकसभा का कॉम्पोजिशन पढ़ा, उसका टेन्योर पढ़ा, कैसे बनती है, कैसे इलेक्शंस होते हैं, ये भी पढ़ा हमने, और स्पीकर के बारे में भी पढ़ा। नाउ हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। द अपर हाउस ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटर इज राज्यसभा। तो इसका कॉम्पोजिशन कैसे होता है राज्यसभा का? राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होती है और इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसमें ये जो है ये स्टेट्स को और इंडियन यूनियन को रिप्रेजेंट करती है। हर स्टेट से एक सर्टेन नंबर ऑफ राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं। हर स्टेट से कुछ चुने हुए मेंबर्स होते हैं जो राज्यसभा के मेंबर के रूप में चुने जाते हैं। डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है ना। तो राज्यसभा जो है उसमें टोटल मेंबर 250 मैक्सिमम होते हैं। 250 में से 238 इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से, और बाकी के जो 12 मेंबर्स होते हैं उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। ये जो 12 मेंबर्स हैं जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं
वो साइंस, आर्ट्स, टेक्नोलॉजी या एजुकेशन के फील्ड में कुछ उन्होंने बहुत बेस्ट अचीव किया होता है, उन्हीं को वो चुनते हैं। प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं, जिनमें से 233 मेंबर्स इलेक्टेड हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। बाकी के 12 मेंबर्स जो हैं उन्हें प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया हुआ है। नाउ टेन्योर, राज्यसभा का जो टेन्योर है ये एक परमानेंट हाउस है राज्यसभा, और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो 6 इयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। हर 2 साल में इसके जो 1/3 मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, और ये अगले 6 इयर्स तक कंटिन्यू रहता है। मेंबर्स जो हैं उन्हें दोबारा भी इलेक्ट किया जा सकता है अगर ऐसा वो चाहें तो, और इलेक्टर्स का अगर सपोर्ट है उन्हें तो वो दोबारा भी इलेक्ट हो सकते हैं। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? लोकसभा की तरह ही राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट या कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिन्हें फुलफिल करना ज़रूरी होता है। पहला कि वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, 30 ईयर से कम का नहीं होना चाहिए, और वो कोई इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, या फिर कोई इंसॉल्वेंट, मैंने आपको बताया था ऐसा कोई जिस पर कोई क्रिमिनल जैसे लोग जो होते हैं, है ना, और कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं होना चाहिए, है ना, और साथ ही किसी प्रॉफिटेबल पोस्ट पे ना हो गवर्नमेंट के अंडर में। उसका नाम जो है वोटर लिस्ट में होना चाहिए किसी भी स्टेट की, और वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर चुका हो। लोकसभा की तरह ही राज्यसभा जो है उसमें भी एक चेयरमैन होता है और एक डिप्टी चेयरमैन होता है जो वाइस प्रेसिडेंट है, और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के होते हैं वो, है ना। तो जो डिप्टी चेयरमैन होता है उसे राज्यसभा के मेंबर अपने में से ही इलेक्ट कर लेते हैं। वर्क्स और जो फंक्शंस होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन के वो लोकसभा के स्पीकर की तरह ही होते हैं, और जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो भी उतना ही तब एक्टिव होता है जब उसका चेयरमैन एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये राज्यसभा का कंसिस्टेंसी हमने पढ़ी। नाउ पावर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को क्या क्या पावर्स मिली हुई हैं? ठीक है, पार्लियामेंट जो है हमारे देश की वो बाइकामेरल बॉडी है। इसमें 2 हाउसेज हैं। बाइकामेरल इसलिए क्योंकि इसमें 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। इनकी जो पावर्स हैं वो कंसर्न होती हैं, लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती है राज्यसभा से। तो इनके पावर्स जो हैं पार्लियामेंट के वो क्या होती हैं, पढ़ते हैं। पहला है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर जो है उसमें क्या है कि जो पार्लियामेंट है वो हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी होती है। जितने भी कानून देश में बनाए जाते हैं वो ज़्यादातर लोकसभा में ही बनाए जाते हैं, और ये जिन विषयों पर, जिन सब्जेक्ट्स पर लॉज बनाते हैं वो यूनियन लिस्ट या फिर सेंट्रल लिस्ट में इंक्लूड होती हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो इमरजेंसी के टाइम पर जब इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है कंट्री में पार्लियामेंट, तो उस समय पर पार्लियामेंट जो है लॉज बनाता है, और जो सब्जेक्ट मेंशन किए जाते हैं स्टेट लिस्ट में, और तो वो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉ बना सकता है। देन एग्जीक्यूटिव पावर। पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? बाय क्वेश्चनिंग द मिनिस्टर। जो मिनिस्टर्स हैं उनसे क्वेश्चन पुट करके उनकी पॉलिसीज़ के बारे में और उनके डिसीज़न के बारे में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो काउंसिल के मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। ओके, देन फाइनेंशियल पावर। जो पार्लियामेंट है वो फाइनेंशियल रिसोर्स पर भी कंट्रोल रखता है। मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में ओरिजिनेट लाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ से फिर वो राज्यसभा में जाते हैं, और राज्यसभा के पास लिमिटेड अथॉरिटी होती है, या फिर कह सकते हैं कि जो मनी बिल की केस में इनके पास कुछ ज़्यादा पावर्स नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। जो पार्लियामेंट है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का भी अधिकार रखता है। अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविज़न में अमेंडमेंट किया जा सकता है सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू, जबकि कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है हाउस में। दूसरे पावर्स, अदर पावर्स जो हैं इसके, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं इनके मेंबर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करते हैं, है ना, या तो फिर देश के नागरिक चुनते हैं उन्हें। तो जो मेंबर्स हैं स्टेट असेंबली के,
है ना, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव करते हैं। इसके अलावा जो मेंबर है राज्यसभा के, उनको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का भी अधिकार होता है। ये जो मेंबर्स हैं वो जजेस को भी रिमूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से, अगर इम्पीचमेंट की प्रोसेस के थ्रू, है ना। पार्लियामेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरे देश के लिए कानून बनाने के लिए। बिल पास जब होता है तो बिल पास करने के दौरान कई सारी स्टेजेस आती हैं, कई सारे स्टेजेस में से गुजर करके ट्रांसफॉर्म हो करके कोई लॉ बनता है। एक बिल जो प्रपोजल के लिए आता है या सजेशन के लिए आता है, वो लोकसभा या राज्यसभा में उनके मेंबर्स के सामने रखा जाता है। जो बिल्स हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल। जो मनी बिल है वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होती हैं, जबकि ऑर्डिनरी बिल जो है दोनों हाउसेज में इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं। एक मिनिस्टर और यहाँ तक कि एक जो प्राइवेट मेंबर होता है पार्लियामेंट का, वो भी इस बिल को दोनों हाउसेज में इंट्रोड्यूस कर सकता है। जो एक ऑर्डिनरी बिल है वो फॉलोइंग स्टेजेस के थ्रू हो करके गुजरती है, तब एक वो एक्ट बनती है और एक्ट के बाद फिर वो लॉ बनती है। सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग, जो बिल इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है हाउस में, है ना, मिनिस्टर्स के द्वारा या फिर प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा। बिल की जो कॉपीज़ हैं वो हर मेंबर को दी जाती हैं हाउस में। मेंबर जो हैं बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्सप्लेन उनके एम्स को, ऑब्जेक्टिव्स को और उनकी इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करते हैं। फिर सेकेंड रीडिंग होती है। सेकेंड रीडिंग में जो मेंबर्स हैं वो बिल को बहुत डीपली डिस्कस करते हैं, और जो उनके फेवर में होते हैं वो बिल को सपोर्ट करते हैं, जो उनके फेवर में नहीं होते हैं, उसमें चेंजेस चाहते हैं, तो वो चेंजेस सजेस्ट करते हैं। जो बिल है वो पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए ही डिस्कस किए जाते हैं, ताकि जिससे देश की जनता का भला हो सके, उनकी ज़रूरतें, उनकी एस्पिरेशंस फुलफिल हो सके। पार्लियामेंट जो है उसमें एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है जो हर आस्पेक्ट, बिल के हर आस्पेक्ट पर डिस्कस करती है और रिपोर्ट को फिर फिक्स्ड पीरियड में सबमिट करती है। इसके जो क्लॉज बाय क्लॉज जब स्टडी हो जाते हैं, डिस्कस हो जाता है बिल का, तब ये कंप्लीट होता है और फिर थर्ड रीडिंग के लिए रेडी रहता है। थर्ड रीडिंग जो होती है इसमें ब्रीफ डिस्कशन होता है इस बिल के ऊपर, और इस स्टेज में जो मेंबर हैं वो बिल के फेवर में या फिर इसके अपोज में आर्ग्यूमेंट करते हैं। इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो डिस्कशन के बाद जो बिल है वो उसके वोटिंग की जाती है उसके लिए, है ना। तो जब ये हाउस में ये बिल जब पास हो जाता है तो इसे नेक्स्ट हाउस में भेजा जाता है पास करने के लिए थ्रू द सेम प्रोसेस, और नेक्स्ट हाउस में भी जो है उसको जब अप्रूवल मिल जाता है तो उसको मेंबर्स की मेजॉरिटी चाहिए होती है हाउसेस की, और फिर जब मेजॉरिटी मिल जाती है तो फाइनली वो प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। फिर प्रेसिडेंट अप्रूवल, जब प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाता है बिल को, उसके बाद वो कानून बनता है, लॉ बनता है। जो प्रेसिडेंट है वो जब कन्विंस हो जाते हैं, जॉइंट सेशन, दोनों हाउसेस के जॉइंट सेशन बुलाते हैं, उसमें दोनों हाउसेस के जॉइंट सेशन से जब वो कन्विंस होते हैं तब वो अपना ओपिनियन का डिफरेंस रख सकते हैं इस बिल के ऊपर दोनों हाउसेस में। और अगर दोनों हाउसेस के मेंबर्स की मेजॉरिटी मिल जाती है इस बिल को, तो ये बिल दोनों हाउसेस में पास हो जाता है। ठीक है, ये तो था ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल कैसे पास होता है? मनी बिल जो है लोकसभा में ही रखा जाता है। राज्यसभा के पास बहुत ही लिमिटेड पावर होते हैं मनी बिल को लेकर के, है ना। मनी बिल को ये 14 डेज का ही उनको समय मिलता है इसे होल्ड करने का, है ना। और मनी बिल को लोकसभा में वापस रिटर्न करना पड़ता है राज्यसभा के पास अगर जाता है ये, तो है ना। और कुछ सजेशंस जो होते हैं वो अपने दे सकते हैं जिसे लोकसभा एक्सेप्ट करता है। लोकसभा जो है मनी बिल को रीसेंड कर सकता है जो राज्यसभा अप्रूव करता है। फिर राज्यसभा अगर 14 डेज में रिटर्न नहीं करता है मनी बिल को, तो जो बिल है वो राज्यसभा के पास वापस कंसीडरिंग के लिए जाता है।
ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि जॉइंट सेशन दोनों हाउसेस का बुलाया गया हो मनी बिल के लिए। तो लोकसभा ही को ही सारे पावर्स, एब्सोल्यूट पावर होते हैं मनी बिल के केस में। ओके, नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे बेटा। जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन, कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे चुने जाते हैं, कितने समय के लिए चुने जाते हैं, क्या उन्हें सैलरी, अलाउंस, पावर्स मिलती हैं। प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे अपॉइंट होते हैं, उनको क्या पावर्स दी जाती हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क्या पावर्स हैं, कैसे चुने जाते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में, सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। आप इस पार्ट को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और रीड करेंगे चैप्टर को। नेक्स्ट पार्ट में मैं पूरा अगला पार्ट कवर करूँगी। ओके।